मेरे प्यारे सेमेस्टर 5 के विद्यार्थियों, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास में हम बात करेंगे रेजिलेंस अर्थात मनोवैज्ञानिक लचीलापन के बारे में। आज पूरे विश्व एक कठिन दौर से गुजर रहा है। विश्व में कोरोना संक्रमण वाले लोगों की संख्या 20,41,000 के पार पहुंच गया है और इससे मरने वाले लोगों की संख्या 1,30,000 पार कर चुका है। भारत का बात करें तो कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 12,338 हो गई है तथा इससे मरने वाले लोगों की संख्या 392 पार कर चुकी है। पूरे देश में लॉकडाउन है। 130 करोड़ लोग घरों में बंद हो गए हैं। सारे कल कारखाने, कारोबार तथा कृषि कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। अर्थव्यवस्था चरमरा गया है। इस संकट की स्थिति में अपने आप को ठीक रखने तथा देश को ठीक रखने के लिए रेजिलेंस यानी मनोवैज्ञानिक लचीलापन को समझना काफ़ी आवश्यक है। यह विषय केवल आपके बीए सेमेस्टर 5 के एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि व्यक्ति के जीवन में तनावपूर्ण एवं प्रतिकूल परिस्थिति में धैर्यपूर्वक अपने आप को तथा दूसरों को भी ठीक रखने में काफ़ी उपयोगी है। स्लाइड में मैंने एक थीम डाला है। आप सभी के मन में उसके बारे में क्या चिंतन हो रहा है? देखिए, एक दुबला पतला व्यक्ति अपने पीठ में एक विशालकाय हाथी उठा रखा है। चारों ओर सूखा पड़ा है। जमीन में दरार पड़ गई है। दूर दूर तक प्राणी या वनस्पति कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। धैर्यपूर्वक संघर्ष करने वाला यह व्यक्ति विशालकाय हाथी के वजन से झुक तो जरूर गया है मगर टूटा नहीं है। उसे तकलीफ तो जरूर हो रहा है मगर धैर्यपूर्वक संकट का मुकाबला कर रहा है। यही है रेजिलेंस। नाउ यू से डू यू वांट टू बेंड और ब्रेक? क्या आप झुकना पसंद करोगे या टूटना पसंद करोगे? अवश्य ही आप कठिन परिस्थिति में झुकना चाहोगे, टूटना नहीं। रेजिलेंस क्या है? रेजिलेंस बराबर कॉन्फिडेंस गुना कॉम्पिटेंस। इस पिक्चर में देखिए, चारों ओर पानी ही पानी है। बीच में एक सूखा पेड़ का ठूंठ है। उसी में एक पौधा निकला है और पूरी कॉन्फिडेंस के और कॉम्पिटेंस के साथ जी रहा है। लचीलापन से तात्पर्य है तनावपूर्ण या प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद भी सकारात्मक अनुकूलन करना। मनोवैज्ञानिक लचीलापन मानसिक भावना या भावनात्मक रूप से किसी संकट से निपटने या पूर्व की स्थिति में जल्दी लौटने की क्षमता है। लचीलापन तब मौजूद होता है जब व्यक्ति व्यक्तिगत प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने और तनावों के संभावित नकारात्मक प्रभावों से स्वयं की रक्षा करने के लिए मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहारों का उपयोग करता है। सरल शब्द में मनोवैज्ञानिक लचीलापन उन लोगों में मौजूद होता है जो मनोवैज्ञानिक क्षमता और व्यवहार क्षमता विकसित कर लेते हैं, जो उन्हें संकट या अराजकता के दौरान शांत रखते हैं तथा लंबे समय तक नकारात्मक परिणामों के बिना आगे बढ़ने में मदद करते हैं। जब कोई व्यक्ति दैनिक जीवन में तनाव से परेशान रहता है तो उनकी आंतरिक और बाहरी संतुलन बिगड़ जाता है। हमें चुनौतियों के साथ साथ अवसरों का भी ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि जब लचीलापन को बढ़ावा देते हैं तो दैनिक जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह अभी भी मालूम नहीं हो पाया है कि व्यक्ति के लिए तनाव का सही स्तर क्या है। कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक तनाव को भी संभाल लेते हैं।
लचीलापन किसी भी अच्छा या खराब परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं का एकीकृत अनुकूलन है। स्वयं का एक सुसंगत भाव जो जीवन के विभिन्न चरणों में होने वाले मानक स्तर के विकासात्मक कार्य को बनाए रखता है। यह महत्वपूर्ण बात है कि लचीलापन केवल मात्र तनावपूर्ण परिस्थिति पर ही नियंत्रण नहीं रखता है, बल्कि सक्षम कार्य प्रणाली के साथ उक्त स्थिति से बाहर ले आता है। रोचेस्टर विश्वविद्यालय के बाल संस्थान बताते हैं कि लचीलापन अनुसंधान उन लोगों पर केंद्रित है जो विनाशकारी नुकसान के बावजूद आशा और हास्य के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। लचीलापन हमें अधिक साधन संपन्न व्यक्ति, मोर रिसोर्सफुल पर्सन के रूप में प्रतिकूल परिस्थिति से बाहर आने में मदद करता है। 1979 में ओरन एंटोनोस्की ने कहा कि जब किसी घटना का मूल्यांकन पूर्वानुमान करने योग्य, नियंत्रण करने योग्य एवं समझाने योग्य के रूप में करते हैं तो जानिए लचीलापन कार्य कर रहा है। अब जरा हम लचीलापन का इतिहास के बारे में बात करते हैं। एमी वर्नर 1970 के दशक में लचीलापन शब्द का उपयोग करने वाले पहला मनोवैज्ञानिक थी। एमी ई वर्नर एक अमेरिका के विकासात्मक मनोविज्ञान थे। उसने अपनी पीएचडी नेब्रास्का विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के मानव और सामुदायिक विकास विभाग में एक प्राध्यापक थी। उन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट फील्ड में काफ़ी काम किया। डॉक्टर बर्नर के नेतृत्व में 40 वर्षीय अनुदैर्घ्य अध्ययन हवाई द्वीप के कुआई में 698 शिशुओं पर किया गया। कुआई काफ़ी गरीब जगह था और अध्ययन में कई बच्चे शराबी या मानसिक रूप से बीमार माता पिता के साथ बड़े हुए थे। भौगोलिक रूप से कुआई मुख्य हवाई द्वीप का दूसरा सबसे पुराना द्वीप है। 1456 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ यह इन द्वीपों में चौथा सबसे बड़ा और संयुक्त अमेरिका में 21वां सबसे बड़ा द्वीप है। इसे गार्डन आइल के रूप में भी जाना जाता है। वर्नर ने पाया कि कई माँ बाप थे जो आउट ऑफ वर्क थे। वर्नर ने उल्लेख किया कि जो बच्चे इन हानिकारक परिस्थितियों में बड़े हुए हैं उनमें से 2/3 बच्चे ने अपने बाद के किशोर वर्षों में विनाशकारी व्यवहार प्रदर्शित किया, जैसे कि लंबे समय तक बेरोजगार रहना, मादक द्रव्यों के सेवन करना और समय से पहले मां बन जाना। वर्नर ने वाद वाले समूह को लचीला कहा। इस प्रकार लचीला बच्चे और उनके परिवार वे थे जो गैर लचीला बच्चे और परिवारों की तुलना में अधिक सफल होने का लक्षण प्रदर्शित करते थे। लचीलापन पर पहला शोध 1973 में प्रकाशित हुआ था। अध्ययन ने महामारी विज्ञान का उपयोग किया जो कि जोखिम को उजागर करने के लिए रोग प्रसार का अध्ययन करता है और इसका सुरक्षात्मक कारक है कि जो जब लचीलापन को परिभाषित करने में मदद करता है। 1 साल बाद शोधकर्ताओं के वही समूह ने लचीलापन के विकास में कौन सा प्रणाली काम करता है जानने के लिए उपकरण बना डाला। उन्नीस 1980 के दशक में सिजोफ्रेनिया से पीड़ित माताओं के बच्चों के अध्ययन से लचीलापन एक प्रमुख सैद्धांतिक और शोध विषय के रूप में उभरा। अब अधिकांश शोध यह दर्शाता है कि लचीलापन वह परिणाम है जिससे व्यक्ति उनके वातावरण के साथ परस्पर क्रिया करने में सक्षम होता है। लचीलापन वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति के कल्याण में वृद्धि होती है या जोखिम वाले कारक के अत्यधिक प्रभाव से उनकी रक्षा करते हैं। यह आवश्यक है
कि लचीलापन की प्रक्रिया या इसके चक्र को समझा जाए। 1989 के एक अध्ययन के परिणामों से पता चला है कि एक स्वस्थ माता पिता वाले बच्चों की तुलना में सिजोफ्रेनिक माता पिता वाले बच्चों के देखभाल करने का उपयुक्त स्तर प्राप्त नहीं हो सका है और ऐसे स्थितियों में अक्सर बच्चों के विकास पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि लचीलापन को एक प्रक्रिया के रूप में सबसे अच्छा से समझा जा सकता है। जब लोगों को प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ता है तो 3 तरीके हैं जिनसे वे स्थिति का सामना कर सकते हैं। नंबर 1, क्रोध से फूटना। नंबर 2, भारी नकारात्मक भावनाओं के साथ इम्प्लोड करें, शून्य हो जाएं या प्रतिक्रिया करने में असमर्थ हो जाएं। तीसरा, विघटनकारी परिवर्तन के बारे में सिंपली परेशान हो जाना। केवल तीसरा दृष्टिकोण वेलबींग को बढ़ावा देता है। यह लचीला लोगों द्वारा नियोजित किया जाता है जो विघटनकारी स्थिति के बारे में सिंपली परेशान हो जाते हैं और इस तरह इस मुद्दे से निपटने के लिए अपने वर्तमान पैटर्न को बदलते हैं। पहला और दूसरा दृष्टिकोण लोगों को पीड़ित की भूमिका को अपनाने के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हुए एवं सभी तरीके का मुकाबला विधि को रिजेक्ट करते हुए दिशा निर्देशित होता है। नकारात्मक भावनाओं में भय, क्रोध, चिंता, संकट, असहायता और निराशा होती है जो किसी व्यक्ति की समस्या समाधान करने की क्षमता को कम कर देती है तथा लचीलापन को कमजोर कर देता है। लगातार भय और चिंता लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है और बीमारियों के प्रति उनकी भेद्यता बढ़ाती है। कुछ ऐसे प्रक्रिया है जिसमें कि निरंतर मुकाबला करने रणनीतियाँ शामिल है। सुरक्षात्मक वातावरण जैसे अच्छे परिवार, स्कूल, समुदाय और सामाजिक नीतियों द्वारा मदद मिलती है जिससे लचीलापन की संभावना अधिक हो जाती है। इस अर्थ में लचीलापन तब होता है जब संचयी सुरक्षात्मक कारक होते हैं। जब व्यक्ति में संचयी जोखिम वाले कारक अधिक दिखाई देता है, ये कारक अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना रखते हैं। लचीलापन का जैविक मॉडल, बायोलॉजिकल मॉडल्स ऑफ रेजिलेंस। लचीलापन के लिए 3 उल्लेखनीय आधार हैं: आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम और आत्म अवधारणा, सेल्फ कंसेप्ट। सभी की जड़ें 3 अलग अलग तंत्रिका तंत्रों में होती है। आत्मविश्वास के साथ सोमैटिक नर्वस सिस्टम जुड़ा हुआ है, आत्मसम्मान के साथ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जुड़ा हुआ है और आत्म अवधारणा के साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम जुड़ा हुआ है। लचीलापन के अध्ययन में एक उभरता हुआ क्षेत्र न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिस ऑफ रेजिलेंस टू स्ट्रेस। तनाव के लिए लचीलापन का न्यूरोबायोलॉजिकल आधार है। उदाहरण के लिए ऐसा माना जाता है कि न्यूरोपेप्टाइड वाई और 5 डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन को कम करके तथा बढ़ा हुआ कोर्टिसोल स्तर के हानिकारक प्रभावों से मस्तिष्क की रक्षा के लिए तनाव प्रतिरक्षा को सीमित कर देता है। इसके अलावा सामाजिक सहायता और तनाव लचीलापन के संबंध के बीच ऑक्सीटोसिन सिस्टम मध्यस्थता करता है तथा हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी अधिविक अक्ष को प्रभावित करता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन लचीलापन बढ़ाने के 10 तरीकों के बारे में बताए हैं। ये है नंबर 1, करीबी परिवार के सदस्यों, दोस्तों और अन्य लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना है।
to maintain good relationship with close family members, friends and others. नंबर 2, संकट या तनावपूर्ण घटनाओं को असहनीय समस्याओं के रूप में नहीं समझना है. To avoid seeing crisis or stressful events as unbearable problems. नंबर 3, ऐसी परिस्थितियों को स्वीकार करना जिन्हें बदला नहीं जा सकता. To accept circumstances that cannot be changed. नंबर 4, यथार्थवादी लक्ष्य विकसित करना और उनकी ओर बढ़ना. To develop realistic goals and move towards them. नंबर 5, विपरीत परिस्थितियों में भी निर्णायक कार्रवाई करना. To take decisive actions in adverse situation. नंबर 6, संघर्ष में नुकसान होने के बाद भी आत्मखोज के अवसरों की तलाश करना. To look for opportunities of self-discovery after a struggle with loss. नंबर 7, आत्मविश्वास विकसित करना. To develop self-confidence. नंबर 8, तनावपूर्ण घटना के संबंध में दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य रखना एवं व्यापक विचार करना. To keep a long-term perspective and consider the stressful event in a broader context. एक उम्मीद भरा दृष्टिकोण को बनाए रखना, अच्छी चीज़ों की अपेक्षा करना और जिन चीज़ों की अभिलाषा है उसका कल्पना करना. टू मेंटेन ए होपफुल आउटलुक, एक्सपेक्टिंग गुड थिंग्स एंड विजुअलाइजिंग व्हाट इज विश्ड. नंबर 10, अपना मन और शरीर की देखभाल करना, नियमित रूप से व्यायाम करना, अपनी ज़रूरतों और भावनाओं पर ध्यान देना. टू टेक केयर ऑफ one's mind and body, exercising regularly, paying attention to one's own needs and feelings. अतः लचीलापन जो सीधे वेलबींग यानी भलाई से संबंधित है, नई स्थितियों से निपटने और उनके अनुकूलन होने की क्षमता है. लचीलापन और सकारात्मक भलाई की भावना होने से व्यक्ति आत्मविश्वास और आशावाद के साथ अन्य लोगों और स्थितियों से संपर्क करने में सक्षम होता है, जो विशेष रूप से किशोर और युवा लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है. अब हम समझते हैं कि आप रेजिलेंस के महत्व के बारे में समझ चुके हैं. रेजिलेंस को कैसे स्थापित करेंगे, उसका उपाय जो साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने 10 उपाय बताए वो सारे समझ चुके हैं. हम आशा करेंगे कि आप अपने जीवन में रेजिलेंस को काम में लगाएंगे. थैंक यू.